Hello everyone, welcome back to our channel. I am Simran from Sampan Arts. Today we are going to discuss the reading named The Flight of Honey. So without any delay, let's start with our video. So first of all, what we have here is our reading passage and we have the category. We have MCQs, we have blanks and we have true, false, not given. So first of all, we are going to solve the MCQs. So the first MCQ that we have here is the honeybees. So first of all, we need to get some information about honeybees, and we have to move to the first passage now. So the first passage is honeybees are characterized by their ability to produce liquefied sugar. So जो honeybees हैं वो honey produce कर सकती हैं and they have a propensity. Propensity का मतलब होता है capability, ability कि उनके पास ability होती है कि वो बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं? पूरी कॉलोनी का नेस्ट बना सकते हैं वैक्स को यूज कर जो उनको दो टास्क के लिए, दो कामों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो सोशल लेवल पर अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ बातचीत कर सके, इंटीग्रेट कर सके. एज अ रिजल्ट दे मेंटेन स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ लेबर, जिसके वजह से उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने लेबर को डिवाइड किया होता है बेस्ड ऑन सेक्स. दैट मीन्स जेंडर के ऊपर उन्होंने डिफरेंशिएट किया होता है. जो मेल्स होते हैं वो अलग काम करते हैं, जो फीमेल्स होते हैं वो अलग काम करते हैं. with all males functioning as drones to fertilize and care for eggs. So जो सारे के सारे drones हैं, जो मेल हनी बीज हैं, वो क्या करेंगे, वो एग्स को केयर करेंगे और उनको फर्टिलाइज करेंगे. जबकि जो फीमेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो करेंगी नेक्टर फेच. सॉरी, इसका मीनिंग क्या होता है कि वो जो उनके खाना है, जो फ्लावर्स में से वो निकालते हैं जूस, तो उस नेक्टर को वो फेच करेंगे. फेच का मतलब होता है लेकर आना. सो वो नेक्टर को वो, दैट मीन्स कि खाना पीना जो होता है उसका सारा का सारा काम जो होता है वो फीमेल्स के पास होता है. बस जो हमारी क्वीन होती है हम उसको छोड़कर सारी जो फीमेल्स वो इस काम में जुट जाती हैं. सो जो हनी बीज है उन्होंने बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बनाया हुआ है कम्युनिकेशन का, जिससे वो अपने मेंबर्स को इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर देते हैं. सो अभी हमें इंफॉर्मेशन पता चलेगी हनी बीज के बारे में. सो अभी हम ऑप्शंस रीड करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन इज दे हैव अ रूडिमेंट्री एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन, कि उनके पास बहुत अच्छी एबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन कन्वे करे. नहीं, उन्होंने बोला उनके पास एबिलिटी है कि वो नेस्ट बना सकती हैं. सो एबिलिटी की बात तो हमें नेस्ट के लिए बोली थी, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बोली थी. इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने बोला था कि उनके पास एक अच्छा सा सिस्टम है. सो ये एबिलिटी नहीं है. ऑप्शन बी, दे हैव क्लियरली सेग्रीगेटेड रोल्स. क्लियरली सेग्रीगेटेड रोल्स मतलब उन्होंने क्लियरली डिवाइड किया है रोल्स को. यहाँ पर भी हमें मेंशन था कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उनके पास जो मेल्स हैं वो अलग काम करते हैं, जो फीमेल्स हैं वो अलग काम करते हैं. सो हमारा आंसर क्या आएगा? आवर आंसर इज बी. लेकिन हमें फिर भी बाकी ऑप्शंस को रीड करना चाहिए. ऑप्शन सी, आर फाउंड इन इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल, की नहीं मेल्स और फीमेल का इक्वल नंबर है, ऐसी कोई बात नहीं. ऑप्शन डी, ऑफन रिलोकेट टू एरियाज वेयर सर्टेन टाइप ऑफ फ्लावर. तो वो ऐसे एरियाज में जाते हैं जहां पर किसी तरह का फ्लावर है. सो फ्लावर की बात भी नहीं, तो हमारा आंसर आ गया बी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज, that is research conducted in 1970. So 1970 में जो हमने रिसर्च कंडक्ट की थी वो क्या थी? Our answer is C, closely studied the phenomenon. So उन्होंने क्या किया? बहुत ही अच्छे वे में स्टडी किया था. किसको? फिनोमिनन को. फिनोमिनन का मीनिंग होता है वो एरिया, वो फील्ड, वो सब्जेक्ट ऑफ हनी बीज बॉडी लैंग्वेज. दैट मीन्स हनी बीज की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे वे में स्टडी किया था. अभी हम मूव करते हैं अपनी लोकेशन पर. सो सेकंड पैराग्राफ में हमें 1970 देखो यहां से मिल गया. अभी हमने देखना है कि उन्होंने क्या देखा. सो शी हैज डिस्कवर्ड फूड सप्लाईज वेयर दे कैन बी फाउंड. अभी ये बात हो रही है हनी बी की. दिस सो कॉल्ड हनी बी डांस वॉज फर्स्ट इंटरप्रेटेड. इंटरप्रेटेड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना. सो ये जो हनी बीज का डांस है ये सबसे पहले समझा किसने था? जर्मन जूलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था कार्ल वन फ्रिश in the early 1970. So 1970 में हुआ क्या था? एक जर्मन जूलॉजिस्ट था जिन्होंने हनी बी के डांस को फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड किया था. तो यही बात होगी उनकी 1970 की. तो उन्होंने हमें पूछा कि क्या हो सकता है रिसर्च. सो रिसर्च कंडक्ट हुई थी हनी बीज की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर. अभी बॉडी लैंग्वेज क्या है? जिस वे में वो डांस कर रही थी. तो ये हमारा आंसर आ गया सी. अगर हम बाकी देखें ट्रेडिशनल हाइव्स की, कैसे वो अपना छत्ता बनाते हैं, इसकी बात नहीं हो रही है. फॉरेजर बीज हैड स्पेशल मार्किंग, कि उनकी बॉडी के ऊपर अलग से मार्किंग है, इसके बारे में उन्होंने बोला नहीं है.
उन्होंने बोला है कंक्लूडेड दैट नो इनडिसर्नेबल पैटर्न टू द मूवमेंट ऑफ द बीज। उन्होंने बोला कोई पैटर्न नहीं हमें देखा, इसकी बात नहीं। उन्होंने बोला है कि रिसर्च कंडक्ट हुई थी 1970 में। वो क्या उन्होंने स्टडी किया? उन्होंने स्टडी किया उनके डांस को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को। ये हमारा आंसर आ गया। लेट्स मूव टू 3 नंबर क्वेश्चन। टू आइडेंटिफाई दैट द सोर्स ऑफ नेक्टर इज क्लोज। अगर उनको पता चल जाए या फिर उन्होंने पता कराना हो कि जो उनका सोर्स है, जहां पर उन्होंने फाइंड आउट करना है अपना फूड, अपना नेक्टर, वो काफी नजदीक है, तो फॉरएजर बीज क्या करते हैं? अभी फॉरएजर्स हम वैसे हंटर्स को बोलते हैं। अभी ये बीज क्या है? अपना खाना ढूंढने के लिए गई हुई है, सो ये होगी फॉरएजर बीज। सो फॉरएजर बीज अपना खाना ढूंढने वक्त अगर उनको लगता है वो काफी नियर बाय, तो वो क्या करती है? अवर आंसर इज डी, दे विल रिपीट अ पैटर्न ऑफ फ्लाइंग, कि वो बार बार एक पैटर्न को रिपीट करेंगी एक डायरेक्शन में, देन अब्रप्टली रिवर्सिंग डायरेक्शन। फिर वो अब्रप्टली मतलब अचानक से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। अभी हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। इसका आंसर हमें मिलता है इन द थर्ड पैराग्राफ। सो उन्होंने इंफॉर्मेशन को कन्वे कर दिया डांस करके। फिर हमें नेक्स्ट क्या मेंशन है? इज द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड टू हाइव, कि उनके छत्ते से लेकर जो फील्ड है उसका डिस्टेंस कितना है। एंड दे डू दिस इन वन ऑफ द 3 वेज। उनके पास 3 तरीके होते हैं ये सारा का सारा काम करने के लिए। अभी वो 3 तरीके क्या हो गए? वो 3 तरीके हैं। इफ इट इज लेस देन 50 मीटर, अगर तो जो उनका फूड सोर्स है वो 50 मीटर से कम है, दैट मीन्स काफी नजदीक होगा। फ्रॉम द कॉलोनीज नेस्ट द बीज विल फ्लाई अराउंड इन नैरो सर्कल। जो बी है वो नैरो सर्कल्स में, छोटे छोटे सर्कल्स में पहले फ्लाई करेगी। देन सडनली, सडनली मतलब एब्रप्टली, अचानक से, फिर वो अचानक से फ्लाई करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि वो रिवर्स कर देगी अपनी डायरेक्शन। तो अगर 50 मीटर से नजदीक है, 50 मीटर से कम दूर है, दैट मीन्स क्लोज है, तो वो क्या करेगी? एक पैटर्न को रिपीट करेगी, छोटे छोटे सर्कल में पहले वो फ्लाई करे जाएगी, फिर बाद में वो क्या करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में सडनली मूव कर जाएगी, अब्रप्टली मूव कर जाएगी। अभी देखो एलवा एलवा भी मैच हो रहा है, सारा कुछ मैच हो गया। हमारा आंसर थर्ड का आ गया डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास है ब्लैंक्स। 4 to 8 क्वेश्चंस में हमने क्या करना है? हमने सिर्फ अपने जो 2 वर्ड्स हैं इनको यूज करना है। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? वॉन फ्रेश। अभी ये क्या था? उस जूलॉजिस्ट का नेम था। फोकस्ड ऑन अ नंबर ऑफ डैश क्लूज टू डिड्यूस हाउ बीज कम्युनिकेटेड। सो उस बंदे ने कुछ देखा था, कुछ नंबर ऑफ चीज को देखा था, क्लूज को, हिंट्स को देखा था, ताकि वो ये देख पाए कि हाँ बीज कम्युनिकेट कैसे करते। तो हमने बताना ये चीज क्या हो सकती है। सो अभी हमारे पास मिल रहा है ये वॉन का नेम, यहाँ पर हमें मिल गया। देन उन्होंने यहाँ पर बोला है, उसने ट्रेन किया फॉरएजर को, जिनको अलग अलग डिस्टेंसेस पर हाइव थे। व्हेन द बीज रिटर्न्ड, उसने केयरफुली उनकी मूवमेंट्स को देखा, उनके एंगल को देखा, उनकी डायरेक्शन को देखा। एंड एनी एडिशनल विजुअल क्यूज, अभी क्यूज मतलब हिंट्स, हिंट्स मतलब क्लूज। उसने कौन से क्लूज देखे? उसने विजुअल क्लूज देखे। यहां से हमारा आंसर आ गया विजुअल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ। द बीज विल मूव फॉरवर्ड, जो बीज है वो आगे मूव करेंगी फॉर डैश। अभी हमने बताना है कितना मूव करेंगी। फॉर एवरी 1000 मीटर अवे द फूड सोर्सेज, अगर 1000 मीटर्स फूड सोर्स अवेलेबल होगा तो वो जो बीज है वो कितना आगे फॉरवर्ड करेंगी? आंसर इज 1 सेकेंड, या सिर्फ सेकेंड, या 1 डालकर आप सेकेंड लिख सकते हो। अभी इसका आंसर लिटिल आपको कैलकुलेटिव वे में फाइंड आउट करना था। अभी यहाँ पर हमें मीटर्स मीटर्स की बात हो रही थी, हमें 1000 मीटर उन्होंने पूछा था, और यहाँ पर तो 500 मीटर्स उन्होंने हमें बताया। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 2.5 सेकेंड रन इंडिकेट नेक्टर वॉज फाउंड अबाउट 2500 मीटर्स अवे। कि अगर वो 2.5 सेकेंड घूम रही हैं, रन कर रही हैं, दैट मीन्स कि उनका जो खाना है वो कहाँ पर है? वो 2500 मीटर्स अवे है। दैट मीन्स कि अगर 1000 मीटर्स, अगर 1000 मीटर्स अवे होएगा, वो कितने सेकेंड मूव करेंगी? वो सिर्फ 1 सेकेंड मूव करेंगी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 1 सेकेंड। सो वहां पर क्या लिखा था? 2.5 सेकेंड्स। वो कितने मीटर्स के लिए था? 2500 मीटर्स के लिए। दैट मीन्स अगर हमारे पास 10,000 मीटर आ गए, सॉरी हमारे पास सिर्फ 1000 मीटर्स आ गए, तो वो कितने सेकेंड्स लगाए उन्होंने? सिर्फ 1 सेकेंड लगाया। क्यों? क्योंकि यही तो हमें मैथ्स उन्होंने अवेलेबल दिया हुआ है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन।
टू लोकेट द डायरेक्शन ऑफ नेक्टर, अगर उन्होंने नेक्टर की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, द फोरेजर्स विल बेस इट्स मूवमेंट्स ऑन द पोजीशन ऑफ डैश, तो उसको किसी चीज के पोजीशन को देखना पड़ेगा अगर उसने नेक्टर की लोकेशन को फाइंड आउट करना है। आंसर इज सन, उसको सन के पोजीशन को देखना पड़ेगा। अभी ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें आंसर कहां से मिलेगा। ओके, सो इफ द फूड इज सिचुएटेड, अभी हमने फूड फाइंड आउट कर लिया, ऑपोजिट है सन के, द बीज विल फ्लाई स्ट्रेट, फ्लाई अ स्ट्रेट रन, पहले वो सीधा जाएंगी डाउनवर्ड पोजीशन में, इफ इट इज इन द सेम डायरेक्शन एज सन, और अगर तो ये सेम डायरेक्शन है सन में तो ये क्या करेंगी, अपवर्ड मूव करेगी। अभी देखो वो कैसे देख रहे हैं, अगर तो वो सन के ऑपोजिट, अगर सन की सेम डायरेक्शन में, वो कैसे कैसे मूव कर रही है, दैट मींस वो डायरेक्शन किसकी देख रही है, सिर्फ सन की। तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है द सन। आप सिर्फ सन नहीं लिख सकते, आपको आर्टिकल यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 2 वर्ड्स की लिमिट है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर फूड सोर्सेज ओवर 150 मीटर्स अवे, अगर खाना 150 मीटर ज्यादा दूर है, द फॉरेजर्स विल इंडिकेट डिस्टेंस विद अ डैश डांस, तो हमें बताना है कि वो कौन सा डांस करेंगे अगर 150 मीटर दूर है उनका खाना। सो 150 मीटर्स हम देख लेते हैं, फिर वो कैसा डांस परफॉर्म करेंगे हम ये भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पर उन्होंने नियर बाय बोला 50, फिर उन्होंने बोला लेस देन 150, अभी उन्होंने बोला दूर 150 से भी फारदर, दैट मींस दूर। द फोरेजर्स विल एक्ट आउट अ वैगल डांस, फिर वो वैगल डांस करेंगे। अभी डांस तो वहां पर लिखा था, हमारा आंसर आ गया वैगल। Let's move to the last blanks now. It has been argued that dash as well as movement may help locate food sources. कोई एक चीज है उसके साथ साथ मूवमेंट है जो हमें फूड सोर्स को लोकेट करने में, फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। आंसर फॉर दिस वन इज ऑर्डर, कि मूवमेंट के साथ साथ ऑर्डर भी अवेलेबल है, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर विजुअल क्यूज की बात होगी, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि वो कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं। ऑर्डर इज द सेकेंड की एलिमेंट, की ऑर्डर भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट कर पाती हैं, अपने डिस्टेंसेस को बता पाती हैं और वो फिर अपने नेक्टर को फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं। सो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट थी, आंसर इज ऑर्डर। ऑर्डर जो था वो की एलिमेंट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था फूड को फाइंड आउट करने में। सो आंसर इज ऑर्डर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वी हैव, हमें टी एंड एफ लिखना है ताकि हम अपने आंसर्स को यस नो परफॉर्म कर दें। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रोन बीज कम्युनिकेट यूजिंग अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ मूवमेंट्स। वो बोल रहे हैं कि जो हनी बीज है, जो मेल ड्रोन बीज है, वो कैसे बात करती हैं, बहुत ही मुश्किल सा कम्युनिकेशन सिस्टम यूज कर कर बात करती हैं। आंसर फॉर दिस वन इज फॉल्स, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेथड जो था उसको यूज किया था। सो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ उसकी लास्ट लाइन में लिखा था, honeybees have devised a sophisticated system of communication, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे, सिस्टमेटिक वे उन्होंने फाइंड आउट किया है कम्युनिकेशन का, ताकि वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंबर टू मेंबर दे सके। और वो बोले कि नहीं, उनका मेथड ही बहुत डिफिकल्ट है। सो यहाँ से हमारा कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई और आंसर चला गया फॉल्स। लेट्स मूव टू द 10 नंबर क्वेश्चन। द honeybees dance is performed, जो honeybees है उनका डांस परफॉर्म किया जाता है until a number of other bees join in the collection of nectar, कि वो बोल रहे हैं हनी बीज का डांस कब तक परफॉर्म किया जाएगा, जब तक उसके साथ बाकी जो बीज हैं नेक्टर को, फूड को कलेक्ट करने में नहीं आ जाती, तब तक उनका जो डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। आंसर फॉर दिस वन इज ट्रू, कि हाँ वो अपने ग्रुप को इकट्ठा करते हैं ताकि वो इकट्ठे सारे खाना फाइंड आउट करने चल पड़े। अभी इसकी लोकेशन हमें कहां से मिल रही है, वी गेट दिस लोकेशन फ्रॉम हियर। उन्होंने बोला है शी विल रिपीट दिस पैटर्न, पैटर्न मतलब ये डांस वाला पैटर्न, सो वो पैटर्न को तब तक रिपीट करेगी, ये वॉन फ्रेश की टीम ने फाइंड आउट किया, कॉल्ड राउंड डांस, जिसको वो राउंड डांस बोलती है, until she has recruited several other workers, जब तक उसने बाकी वर्कर्स को नहीं रिक्रूट कर लिया, to return with her to the field, ताकि वो उनके साथ वापस चले फील्ड की तरफ। फील्ड की तरफ क्या है, खाना फाइंड आउट करने। सो तब तक राउंड डांस करेगी जब तक उसके साथ बाकी जो वर्कर्स हैं वो मिल नहीं जाते, वो आ नहीं जाते, रिक्रूट नहीं वो कर लेते, अपने साथ नहीं उनको लेकर जाती फील्ड में। सो आंसर फॉर दिस वन इज ट्रू, कि हाँ वो तब तक फ्लाई करेगी जब तक बाकी बीज उसको ज्वाइन नहीं कर लेती। लेट्स मूव टू 11 नंबर क्वेश्चन। हनी बीज डांस इज ओनली परफॉर्म्ड व्हेन द सन इज विजिबल, कि हनी बीज तभी डांस करेगी जब सन उनको दिख रहा है। आंसर फॉर दिस वन इज नॉट गिवन। उन्होंने हमें सन की भी बात किया, हनी बीज के डांस की भी बात किया, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि सन अवेलेबल है भी कि नहीं अवेलेबल। उन्होंने ये बोला है कि उसकी लोकेशन जो है वो सन के साथ रिलेटेड है,
लेकिन सन विजिबल हो ना हो उसकी कोई भी बात नहीं हुई, सो हमारा आंसर चला गया यहाँ से, नॉट गिवन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, Venner concluded that a matching smell will help bees find rough areas of nectar but not the specific source। वो बोल रहे हैं कि क्या होएगा अगर तो मैचिंग स्मेल है तो वो रफ सा एक अंदाजा लगा सकते हैं एरिया का, लेकिन वो एकदम डिट्टो स्पेसिफिक सोर्स की किस फ्लावर से वो हमें खाना मिला वो नहीं फाइंड आउट कर सकते। आंसर फॉर दिस वन इज फॉल्स। इसकी लोकेशन हमें लास्ट से मिल रही है क्योंकि उन्होंने कंक्लूजन पूछा और कंक्लूजन तो लास्ट में ही होएगा। He also discovered that उसने एक और चीज फाइंड आउट की है that orders must be representative of actual flower, कि order से तो वो actual flower फाइंड आउट कर लेते हैं कंटेनिंग द फूड सोर्स, जिसमें उनका फूड अवेलेबल है। नहीं तो जो बीज है वो साइड पर आती लेकिन उनको पता नहीं होता कि कौन सा फ्लावर हो, तो ऑर्डर जो है वो उनको हेल्प करता है कि एक्चुअल फ्लावर फाइंड आउट कर सके। सो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जो मैचिंग स्मेल है ऑर्डर है वो बीज को हेल्प करती है रफ एरिया फाइंड आउट करने से। उन्होंने बोला नहीं, रफ एरिया नहीं, उनको एक्चुअल में जो फ्लावर है उसके बारे में पता चल जाता है। सो दिस इज अवर पैसेज वन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ लग गए हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ लगा आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट डाउन कर सकते हो ताकि हम आपको हेल्प कर पाए। लेट्स मूव टू नाउ द सेकंड पैसेज। अभी सेकंड पैसेज हमारे पास क्या है, इट इज अबाउट अ रीसेंट रिसर्च। सो कोई रिसर्च हुई थी उसके ऊपर ये सारा का सारा पैराग्राफ होने वाला है। अभी हमारे पास पहले कैटेगरीज क्या है, हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। सो वी हैव एमसीक्यूज विद मल्टीपल ऑप्शंस, देन वी हैव एज पैराग्राफ मैचिंग, कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन है, देन वी हैव द बॉक्स ब्लैंक। सो हमें ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने सिर्फ अपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज में उन्होंने हमें नोट दिया हुआ है that you may your answers may be given in any order। so आपको जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो इंस्ट्रक्शन होती है, उसको हमेशा अच्छे से रीड करना होता है ताकि आप उसको गलत ऑर्डर में, अगर तो ऐसा लिखा है कि आप इसको एनी ऑर्डर में यूज करते हो तो बेटर है, अगर नहीं लिखा तो आपके आंसर्स गलत भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हांगकांग की रिसर्च के बारे में कौन सी चीज थी जो एकदम ट्रू थी। हमने अभी हांगकांग की रिसर्च फाइंड आउट करनी। सो लेट्स मूव। सबसे पहले फर्स्ट पेज पर हम हांगकांग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हांगकांग की बात हो रही है। उन्होंने बोला ये रिसर्च जो है वो 5 से 15 एज के जो बच्चे हैं उनके ऊपर हो रही है, जो लेट स्लीप ले रहे थे संडे और सैटरडे को, कि उनकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, प्रॉब्लम जो है ग्रो हो रही है। फिर एक जनरल पेडियाट्रिशियन था, उसकी फाइंड आउट ने जो प्रीवियस रिसर्च में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। साइंटिस्ट इन्वॉल्व बिलीव दैट, जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उन्होंने क्या बिलीव किया कि अगर वो वीकेंड पर भी लेटे रहेंगे, लायन करेंगे, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किन के लिए, स्कूल वाले बच्चों के लिए, ताकि वो कैच अप कर सके, जो उनकी स्लीप रह गई थी उसको पकड़ सके, कैच अप कर सके। दे लूज ड्यूरिंग अ बिजी वीक एट स्कूल। सो अगर वो स्कूल में बहुत बिजी रहे थे और उनको जल्दी उठना पड़ा था, उनकी स्लीप जो थी वो मिस हो गई थी, तो अगर वो वीकेंड पर लाइन कर लेंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल वाले बच्चों के लिए। अभी हम अपना ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए, उन्होंने बोला कि जो ओवरवेट बच्चे हैं वो ज्यादा स्लीप करते हैं। अभी ज्यादा स्लीप की बात नहीं हुई। सो रिसर्चर्स बिलीव दैट वीकेंड लाई इन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजी चिल्ड्रन। अभी इसकी तो बात हुई है, सो हमारा आंसर आ गया बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। अभी यहाँ पर उन्होंने इरेगुलर पैटर्न की बात बोली है, कि बाकी जो बोल रहे हैं कि लैक ऑफ स्लीप और इरेगुलर पैटर्न से ओबेसिटी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म नेचुरल अफेक्ट हो जाता है। तो ये चीज की बात की है। अभी फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर उन्होंने हमें बोला है कि ये वाली जो रिसर्च थी यहाँ पर हांगकांग में ही, उन्होंने क्वेश्चन किया पेरेंट्स को, 5000 पेरेंट्स को क्वेश्चन किया और उन्होंने डाटा फाइंड आउट किया। फिर उन्होंने ये चीज नोटिस की, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो अपनी जो मिस स्लीप को कैच ऑन कर पाते थे वो तो स्लिम रहे, लेकिन जिन्होंने नहीं कैच ऑन की वो ज्यादा वेट गेन कर रहे थे। ओवरवेट एंड ओबीज चिल्ड्रन टेंडेड टू वेक अप अर्ली, कि जो बच्चे ओवरवेट थे, ज्यादा भारी थे, ज्यादा वजन था जिनका, और जो बच्चे मोटे थे, ओबीज थे, वो जल्दी उठ जाते थे, टेंडेड टू वेक अप अर्लियर। और उनका जो स्लीप का ड्यूरेशन था, स्लीप पैटर्न था, वीकडेज और वीकेंड और हॉलीडे में वो नॉर्मल जो वेट के लोग थे उनसे कम ही था। दैट मीन्स कि जो मोटे बच्चे होते हैं वो कम सोते हैं एज कंपेयर टू बाकी बच्चे। और उनकी स्टडी ने ये भी देखा कि जो लॉन्गर स्लीप लेते हैं वीकेंड्स और हॉलीडेज पर,
तो वो उनका रिस्क डिक्रीज हो जाता है, वो बच्चे मोटे नहीं होते। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें क्या गिवन था कि यहाँ पर ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि जो ओवरवेट बच्चे होते हैं वो ज्यादा स्लीप लेते हैं, लेकिन वो तो बोल रहे थे ओवरवेट बच्चे जो है वो कम स्लीप लेते हैं। सो ऑप्शन हमारी ए क्रॉस होगी। ऑप्शन सी में क्या दिखा हमने, फाइंडिंग शो दैट जो बच्चे मोटे होते हैं टेंडेड टू वेक अप अर्लियर, वो जल्दी उठ जाते हैं और स्लीप कम लेते हैं। तो इसकी बात तो हुई थी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर इज सी एज वेल। अभी हमें सिर्फ एक और आंसर फाइंड आउट करना है और वो है हमारा ई। ई क्या है, रिसर्चर्स डू नॉट नो, रिसर्चर्स को नहीं पता है, रिसर्चर्स डू नॉट नो द रीजन व्हाई obese चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू स्लीप लेट इन वीकेंड्स, की रिसर्चर्स को नहीं पता है कि जो बच्चे मोटे हैं वो कम स्लीप क्यों लेते हैं वीकेंड्स में। सो लेट्स फाइंड आउट दिस आंसर। अभी हमने ये वाला पैराग्राफ पढ़ा था, अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें यहाँ पर मेंशन है, however the researchers were quite unsure, the researchers were not quite sure, researchers को एक्चुअल में पता नहीं था why obese and overweight children were less likely to sleep late on weekends, कि वो वीकेंड पर इतना कम क्यों सोते थे, उसके बारे में रिसर्चर्स को नहीं पता था। दैट मीन्स कि उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ई, द रिसर्चर्स डू नॉट नो, उनको नहीं पता है कि कौन सा रीजन है कि obese बच्चे इतना लेट वीकेंड्स पर क्यों सोते हैं। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। 16 से लेकर 21 हमने बताना है कौन से पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिडिक्शन ऑन द रेट्स ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। सो ओबेसिटी का रेट क्या है, उसके बारे में प्रिडिक्शन हुई है बच्चों की। अभी प्रिडिक्शन हुई है दैट मीन्स कि हमें कोई नंबर मेंशन होएगा। अभी जी में कोई नंबर नहीं है, एफ में कोई नंबर नहीं है, ई में कोई नंबर नहीं है, डी में नंबर है, लेकिन स्कूल बच्चों का नंबर दिया है, अभी उन्होंने ओबेसिटी का रेट नहीं दिया। और हमारा आंसर आ रहा है सी में। क्यों, सी में उन्होंने ओबेसिटी रेट्स की बात की थी। उन्होंने बोला था यूनाइटेड स्टेट्स में ओबेसिटी का रेट है, फिर उन्होंने बोला कि करंट एक्सपेक्टेशंस, दैट मींस प्रिडिक्शंस। सो प्रिडिक्शंस ये हैं कि 1 in 3 जो बॉयज हैं जिनकी एज 2 से 11 तक है वो क्या कर रहे हैं, वो ओवरवेट हैं 2020 में। और ये प्रिडिक्शन गर्ल्स के लिए भी है कि जो गर्ल्स हैं उन 4 में से एक जो गर्ल है वो जो क्या है वो मोटी है एज कंपेयर टू द अदर वन। सो यहाँ पर क्या हो गया, प्रिडिक्शन रेट हो गया गर्ल्स और बॉयज दोनों को लेकर। सो हमारा आंसर आ गया 16 का सी। लेट्स मूव टू 17, एन आउटलाइन ऑफ मोस्ट नोटेबल रिसर्च फाइंडिंग। रिसर्च जो हमने फाइंड आउट की था, जो कंक्लूजन निकला, जो हमने डिस्कवरी की, उसमें से मोस्ट नोटेबल, नोटेबल का मतलब होता है जो नोटवर्दी हो, जो इंपॉर्टेंट हो। अभी हमने ऐसी कोई चीज फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा आंसर ई में आ रहा है। ई की पहली लाइन पढ़ लो आप चाहे। सो व्हाट रिसर्चर्स फाउंड, जो चीज उनको मिल गई दैट मींस वो उनकी फाइंडिंग होगी। सो सबको सबसे पहले जो रिसर्चर्स ने कोई चीज फाइंड आउट की वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। अगर वो चीज इंटरेस्टिंग थी दैट मीन्स वो नोटवर्दी थी। तो नोटवर्दी एक उन्होंने फाइंडिंग की थी, वो ये थी कि जो बच्चे अपनी स्लीप को कैच अप कर लेते हैं वो वीकेंड्स में वो स्लिम रहते हैं से उसकी। तो ये थी सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये सबसे नोटवर्दी थी। तो हमारा आंसर आ गया ई। Let's move to 18 number question. Ideas on why overweight children do not sleep in on weekend, कि हमें एक आइडिया दिया है कि जो ओवरवेट बच्चे हैं वो स्लीप क्यों नहीं लेते हैं वीकेंड्स पर। आंसर फॉर दिस वन इज एफ। एफ में उन्होंने बोला था कि रिसर्चर्स को ये चीज पता नहीं है कि वो क्यों लेट सोते हैं, लेकिन फिर भी रिसर्चर्स जो है वो कुछ ये चीज बोल रहे हैं कि इरेगुलर अगर उनका स्लीप स्केड्यूल है और इनसफिशिएंट स्लीप है, वो ये हो सकता है कि उसको बहुत सारा रीजन हो। वो क्या हो सकता है कि मे बी वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपना होमवर्क करते वक्त, या वो टेलीविजन वॉच करते हो एज कम्पेयर टू द अदर्स। सो ये क्या थी, दो रीजन बता रही है, मे बी वो अपना होमवर्क करते हो या वो टेलीविजन देखते हो। सो ये दो रीजन हो गए। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया आइडियाज की। कौन से आइडियाज दिए हैं कि वो क्यों नहीं वीकेंड्स पर जल्दी सोते। सो आंसर फॉर दिस वन इज एफ। लेट्स मूव टू 18 नंबर क्वेश्चन। हाउ स्लीपिंग इन ऑन वीकेंड्स कैन हेल्प अ चाइल्ड कीप स्लिम, कि अगर वो बच्चा वीकेंड्स पर भी सो रहा है वो स्लिम कैसे रह सकता है। आंसर इज बी। बी पैराग्राफ में मूव करो सारे बच्चे। ओके, सो बी पैराग्राफ में उन्होंने बोला था कि अगर वो बिजी है अपने वीक के दौरान और वीकेंड पर लाइन करते हैं, सोते हैं, तो क्या होएगा, अच्छा है उनके लिए। दिस कैच अप स्लीप हेल्प्स चिल्ड्रन टू रेगुलेट कैलोरी कंजम्पशन बाय कटिंग डाउन ऑन ईटिंग स्नैक्स ड्यूरिंग द वेकिंग आवर। अगर वो बोल रहे हैं कि अगर तो जो बच्चे हैं वो सोते हैं अपने वीकेंड्स पर,
तो क्या होएगा, उनकी कैलोरी जो है वो रेगुलेट हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर तो वो जाग रहे होंगे तो वो स्नैक्स खाएंगे, लेकिन अगर वो सो जाएंगे तो स्नैक्स नहीं खाएंगे, तो जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो मोटे नहीं होते, वो स्लिम रहते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20th, अ स्टडी लुकिंग इनटू स्लीप डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब होता है कमी, कि एक स्टडी जो हमने किया है वो है कि हाँ स्लीप को लेकर जो कमी होती है उसके ऊपर है, और वो जो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको कैसे अफेक्ट करती है उसके ऊपर हमने कोई स्टडी की थी। तो ये हमारा आंसर आ रहा है डी में। क्यों? क्योंकि डी में स्लीप डेप्रीवेशन की बात हुई है। तो उन्होंने बोला यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कमी, कमी मतलब डेप्रीवेशन, और ओबेसिटी, इसके ऊपर जो अटेंशन है वो पास्ट सेवरल इयर्स में स्टडीज ने शो किया। और ऐसी ही एक स्टडी हुई थी हांगकांग की यूनिवर्सिटी में, जहां पर उन्होंने इस सेम चीज को इन्वेस्टिगेट किया था। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया डी। ओके, नाउ लास्ट कैटेगरी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी, एडवाइस फॉर पेरेंट्स कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रन बिकमिंग ओवरवेट। अभी कहीं पर उन्होंने पेरेंट्स को एडवाइस दी, अभी पेरेंट्स को एडवाइस सिर्फ एक ही पैराग्राफ में मिली थी और वो था हमारा जी। एवरीवन मूव टू जी पैराग्राफ। जी पैराग्राफ में उन्होंने बोला है, बट फॉर द टाइम बी, जितना आपके पास टाइम है, पेरेंट्स शुड। अभी शुड का मीनिंग क्या होता है? जब हम एडवाइस देते हैं तभी हम बोलते हैं यू शुड गो फॉर वॉक, आपको वॉक के लिए जाना चाहिए। चाहिए मतलब आप एडवाइस दे रहे हो। तो यहाँ पर भी लिखा था पेरेंट्स शुड बी ऑब्जर्वेंट, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए अपनी बच्चों के वेक और स्लीप साइकिल को, ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि उनको इनफ स्लीप मिल भी रही है या नहीं। तो बच्चों पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अच्छे से उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। सो ये क्या थी, एक एडवाइस थी पेरेंट्स के लिए। तो हमारा आंसर आ गया जी। नाउ वी हैव द लास्ट कैटेगरी। लास्ट कैटेगरी में हमारे पास पहले से ऑप्शंस अवेलेबल है, हमने सिर्फ उसमें से देखना है कि कौन सा आंसर फिट हो रहा है। So the main findings of the research showed that children who were able to catch up on sleep stayed fairly slim, कि वो बच्चे जो अपनी स्लीप को कैच अप कर सकते थे वो बच्चे स्लिम रहे। अभी हमने बताना है कि कौन सी स्लीप को वो कैच कर सके हैं। अभी रीसेंट स्लीप नहीं, रिवील, पास, रिमेन नहीं। इसका आंसर आ रहा है सी, लॉस्ट स्लीप। लॉस्ट मतलब जो उन्होंने गुमा दी। अभी हमें मिल रहा है इसका आंसर फ्रॉम द ई पैराग्राफ। ई पैराग्राफ में अगर आप फर्स्ट लाइन से पढ़ो, वहां पर लिखा है चिल्ड्रन हु मैनेज टू कैच अप ऑन मिस्ड स्लीप, जो स्लीप उनकी मिस हो गई थी, लॉस हो गई थी, अगर उन्होंने उसको कैच अप किया तो वो स्लिम रहे थे। तो यहाँ पर मिस्ड से हमारा आंसर आ गया लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Whereas जबकि children who did not, जिन्होंने नहीं ली, were much more likely to dash weight, वो क्या करते थे, उनका वेट बढ़ गया था ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है डी, they were more likely to gain weight। और इसकी लोकेशन भी हमें वहीं से मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है while those who did not, जिन्होंने नहीं स्लीप ली, had higher probability, उनके पास ज्यादा पॉसिबिलिटी थी of पुटिंग ऑन वेट। पुटिंग ऑन वेट का मतलब होता है ज्यादा वेट गेन कर लेना। सो वहां से हमारा आंसर आ गया गेन वेट। सो आंसर इज डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिसर्चर्स मेंशन दैट इन डैश टाइम्स अ रिडक्शन इन स्लीप टाइम हैज बिकम कॉमन विद मोस्ट पीपल स्लीपिंग इन एन आवर और टू लेस देन इन द पास्ट। सो पास के कंपैरेटिवली हमने बताना है कौन सा टाइम है जिसमें स्लीप जो है हमारी कम हो रही है। अभी पास्ट के कंपैरेटिवली, पास्ट तो दोबारा आ नहीं सकता, फ्यूचर की उन्होंने, फ्यूचर से वो कंपैरिजन कर नहीं सकते। सो कंपैरिजन किसका हुआ है, रीसेंट टाइम का, जो अभी अभी बीता है। सो इससे हमारा आंसर आ रहा है ए। ये आप ऐसे भी लगा सकते थे और आप लोकेशन पर फाइंड आउट भी कर सकते हो। अभी लोकेशन से हमें मिल रहा है एफ पैराग्राफ में। एफ पैराग्राफ में उन्होंने पहले बोला है रिड्यूस्ड स्लीप पैटर्न है, वो हॉलमार्क है, सिंबल है आज की सोसाइटी का। अगर आज की सोसाइटी की वो बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि फ्यूचर की तो बात हो नहीं सकती, प्रेजेंट की बात है। फिर उन्होंने बोला है कि पहले से फ्यू डिकेड्स अगो, जो अभी अभी टाइम बीता है उसके कंपैरेटिवली अभी हम 1 या 2 घंटा कम स्लीप ले रहे हैं। अभी फ्यू डिकेड्स अगो मतलब कुछ साल पहले, कुछ साल इज इक्वल टू रीसेंट टाइम। सो रीसेंट हमारा आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 25, the reasons why overweight children tended to sleep less on weekend than the slimmer peers dash a mystery। वो बोल रहे हैं कि वीकेंड्स पर जो मोटे बच्चे हैं वो स्लीप नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो स्लिम बच्चे हैं वो स्लीप ले रहे हैं। वो
जो उसका रीजन है वो क्या है, वो एक मिस्ट्री है, लेकिन कैसे, इसमें आएगा हमारा वर्ब दैट स्लिमर पियर्स, फिर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट डैश अ मिस्ट्री, मिस्ट्री होगा ऑब्जेक्ट, से हमारा आना था यहाँ पर वर्ब, और वर्ब हमें मिल रहा है रिमेन, आंसर इज आई, कि वो अभी भी मिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि रिसर्चर्स को अभी भी नहीं पता कुछ उसके बारे में। ओके, सो इसका आंसर एफ में है। सो यहाँ पर लिखा है रिसर्चर्स श्योर नहीं थे, दैट मीन्स उनको कुछ नहीं पता था, और अभी भी वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, अभी भी वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमें ये बता रहे हैं कि वो क्या है, कॉशियस हैं, वो अभी भी सिर्फ गेस लगा रहे हैं कि हाँ कुछ तो कुछ हो सकता है, मे बी ये रीजन हो सकता है या वो रीजन हो सकता है। सो यहाँ से क्या होएगा, हमारा आंसर आ गया यहाँ से, दैट इज आई, कि वो अभी भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि उनको अभी भी कुछ नहीं पता चला। सो दिस इज द एंड ऑफ योर सेकंड पैसेज एवरीवन। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। और नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द लास्ट पैसेज। सो लास्ट पैसेज इज ऑल अबाउट टीम बिल्डिंग, की टीम्स कैसे बनती हैं, टीम को बनने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं। और हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, दूसरा है हमारे पास राइटर मैचिंग और मे बी रिसर्चर्स मैचिंग आप बोल सकते हो, लास्ट में हमारे पास है ब्लैंक्स। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन विद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने के पहले आपको सबसे पहले हमेशा ये लिखना चाहिए टी एंड एफ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ यस नॉट, यस नो नॉट गिवन के साथ। So let's start with our question number 26. Typical stresses of work with different people are removed with correct training. वो बोल रहे हैं अगर हमारे पास करेक्ट ट्रेनिंग हो तो जो हमें स्ट्रेस हो रहा है काम करने का अलग अलग तरह के लोगों से, वो हम रिमूव कर सकते हैं। आंसर फॉर दिस वन इज फॉल्स, नहीं कर सकते हम रिमूव। इसकी लोकेशन हमें फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पेज पर मिलेगी इन द पैराग्राफ नंबर 3rd। सो यहाँ पर लिखा है एक इंसान का नेम था ब्रेंडा दरहम, उन्होंने बोला है, बिलीव किया है दैट इट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जो चीज होए सर्टेन टू हैपन, जो चीज को कोई भी बंदा रोक नहीं सकता। सो इट इज एविटेबल दैट टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक कॉन्फ्लिक्ट विल एग्जिस्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, जो स्ट्रेस है, वो रहेगा ही रहेगा एक सक्सेसफुल वर्क प्लेस में। क्यों? क्योंकि हमें डाइवर्सिटी, हमें वेराइटी ऑफ स्किल्स चाहिए होती हैं। दैट्स वाई क्या होता है, जो डिवर्सिटी ऑफ स्किल्स और पर्सनैलिटीज चाहिए होती हैं, उसकी वजह से जो है कंफ्लिक्ट होएगा, और इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि नहीं, आप ट्रेनिंग से इसको रोक सकते हो, लेकिन हम नहीं रोक सकते। सो थोड़ा थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन वो बोले कि नहीं, आप उसको स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हो। सो आंसर फॉर दिस वन इज फॉल्स। लेट्स मूव टू 27। Liaison Visit claims that training has increased their income every year since the company started. जो Liaison Visit है उसने ये बोला है कि ट्रेनिंग की वजह से उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है हर एक साल जब से उनकी कंपनी स्टार्ट हुई है। आंसर फॉर दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। पहले हमने Liaison Visit का नेम फाइंड आउट करना है, और वो हमें मिल रहा है ये यहाँ पर। सो Liaison Visits established in 2001 headed by Jeff Blackshaw. So Jeff Blackshaw ने इसको किया था। The company's own business, जो कंपनी का खुद का बिजनेस है, मॉडल वो किसके ऊपर बेस्ड है, अपॉन जनरेटिंग रेवेन्यू, इनकम, पैसा जनरेट कर रहा है फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग से वो पैसा गेन कर रहा है, अपनी पॉपुलर वेबसाइट पर वो एडवर्टाइज करते हैं, जिसकी वजह से उसको इतना सक्सेस मिला है, और वो इतने ही पैसा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन वो सरपास कर पाया हर एक साल। क्यों? क्योंकि उसने पॉपुलर वेबसाइट के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स की थी। और ये हमें क्वेश्चन में बोले कि नहीं, उसने ट्रेनिंग ज्यादा की थी, इसकी वजह से उनकी इनकम इंक्रीज हुई है। आंसर फॉर दिस वन इज फॉल्स। नहीं, उसने सिर्फ एडवर्टीजमेंट की वजह से इतनी इनकम गेन की है। सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स चला गया। लेट्स मूव टू 28 क्वेश्चन। मेनी कंपनीज आर अनसक्सेसफुल, बहुत सारी कंपनीज अनसक्सेसफुल हैं क्योंकि वो डॉगमेटिक है एंड टेक एडवांटेज ऑफ स्टाफ, और वो अपने स्टाफ की क्या है, एडवांटेज लेती हैं। डॉगमेटिक का मीनिंग होता है एरोगेंट, क्योंकि वो बहुत ही सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को चेंज नहीं करती, जिसकी वजह से बहुत सारी जो कंपनीज है वो अनसक्सेसफुल है। आंसर फॉर दिस वन इज नॉट गिवन। उन्होंने अनसक्सेसफुल कंपनीज की बात की है, लेकिन ये नहीं बोला कि उसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल है। यहाँ पर उन्होंने बोला है ट्राइंग टू एक्सप्लॉयट और डिक्टेट टू पर्सनल। ये पर्सनल वाला पर्सनल नहीं है, ये पर्सनल है वर्कर वाला। सो अगर हम
उनसे ज्यादा काम लेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे और उनके ऊपर कंट्रोल जमाएंगे, डिक्टेट करेंगे अपने वर्कर्स को, तो पक्का ही है कि फेलियर होएगा ही होएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे हैं मेनी कंपनीज ही अनसक्सेसफुल हैं इस बिहेवियर के साथ, और बहुत सारी मेनी कंपनीज की बात नहीं हुई, तो हमारा आंसर चला गया नॉट गिवन। लेट्स मूव टू 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन क्या है? इन हाउस ट्रेनिंग मतलब जो उस कंपनी में ही ट्रेनिंग हो। इन हाउस ट्रेनिंग इज मोर सक्सेसफुल, वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि प्राइमली मतलब मेनली बिकॉज जो एम्प्लॉयज है उनको ये लगता है कि वो भी प्लानिंग का एक पार्ट है, इसलिए इन हाउस ट्रेनिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। आंसर इज ट्रू, कि हाँ जी ऐसा ही है। अभी हम देखेंगे इन हाउस ट्रेनिंग की बात। अभी यहाँ पर लिखा है प्रोग्राम्स डेवलप्ड इन हाउस, तो ऐसी ट्रेनिंग जो इन हाउस हो रही है आर इनहेरेंटली मोर लाइकली टू बी अ ग्रेटर सक्सेस, वो ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बेनिफिशियल है बाकी ऑफरिंग्स के से कंपैरेटिवली। उसके दो कारण है। पहला कारण क्या है? लोग बहुत इजीली मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो भी इन्वॉल्व है डिजाइनिंग प्रोसेस में, डिजाइनिंग एक्टिविटीज में। सो ये प्रोग्राम इन हाउस क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि उनको लगता है, लोगों को लगता है कि वो इस चीज में इन्वॉल्व है, और हमारा क्वेश्चन भी इसके ऊपर ही था। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया? ट्रू। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। अभी प्लानिंग की बात यहाँ पर हुई थी 29 में, वहां पर डिजाइनिंग लिखा था, तो हमारा आंसर बन गया 2। 30th में उन्होंने बोला है द वैल्यू ऑफ गेम्स एज अ ट्रेनिंग टूल कैन बी मिसअंडरस्टूड। तो जो ट्रेनिंग टूल की जो हम वैल्यू समझते हैं एक, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हम गेम्स को एज अ ट्रेनिंग टूल नहीं मानते। आंसर इज अगेन ट्रू फॉर दिस। इसकी अभी हमें लोकेशन क्या मिल रही है? गेम्स की बात कहाँ हो रही थी? गेम्स की बात हो रही थी वहीं पर। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है, यहाँ पर उन्होंने एक्टिविटीज की बात की है, दैट मीन्स ट्रेनिंग की बात की है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है ऑफ ओनली स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंस, कम इंपॉर्टेंस की चीज क्या है? ट्रेनिंग एक्टिविटीज मस्ट बी परसीव्ड बाय पार्टिसिपेंट्स एज आउटकम गियर टुवर्ड्स डेवलपिंग द इंडिविजुअल पोटेंशियल। वो बोल रहे हैं कि सबसे कम वो किस चीज को मानते हैं? ट्रेनिंग एक्टिविटीज को। उनको लगता है कि एक्टिविटीज जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी होती हैं। उन्होंने यहाँ पर भी इवन सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि मेनी प्रोफेशनल, बहुत सारे लोगों को ये बिलीव होता है that games are trite or patronizing and are unable to appreciate the hidden benefit of building understanding। वो उनको लगता है कि जो गेम्स है अच्छी नहीं है, गेम्स जो है वो बिगेस्ट बैरियर है, कि हमारी एक्टिविटीज टू गेम फोकस्ड है, लेकिन होता क्या है? वो उसके जो बेनिफिट्स, छुपे हुए बेनिफिट्स है, उनको समझ नहीं पाते हैं। दैट मीन्स कि हम उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं गेम्स को। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ट्रू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। तो हमारे पास अलग अलग नेम्स गिवन है, हमने उनको सिर्फ मैच करना है। इस कैटेगरी को इजी वे सॉल्व करने का ये है, अब सबसे पहले इंसानों के नेम फाइंड आउट कर लो, उसको सर्कल कर लो, फिर आप एक एक इंसान को पिक करो और उसकी इन्फॉर्मेशन रीड करो, फिर आप दोबारा अपने क्वेश्चंस के ऊपर आओ। तो 31 क्या है? मेनी कंपनीज विल एक्सपीरियंस फ्रिक्शन बिटवीन स्टाफ। बहुत सारी कंट्रीज को स्टाफ के इन बिटवीन कंफ्लिक्ट, फ्रिक्शन, लड़ाई झड़ाई जो है वो देखनी पड़ सकती है। ये किसने बोला था? ब्रेंडा डरहम ने। और अभी हम इसका फाइंड आउट करेंगे आंसर। हमने इसके बारे में रीड भी किया था इवन फर्स्ट आंसर में ही। यहाँ पर हमें ब्रेंडा डरहम का नेम मिल गया। फिर उन्होंने बोला है कि ये तो पक्का ही होएगा। क्या होएगा? टू सम एक्सटेंट जो लड़ाई है, जो कंफ्लिक्ट है, वो होएगा ही होएगा, क्योंकि हमारे पास अलग अलग पर्सनैलिटीज अवेलेबल है। हमारे पास अलग अलग क्या है? लोग अवेलेबल है। एक जो अच्छा यूनिट है, जो कोहेसिव यूनिट है, उसमें फ्रिक्शन तो होएगी होएगी, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो फ्रिक्शन है वो होएगी ही। सो ये ब्रेंडा हमने बोला, आंसर हमारा आ गया बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें भी आपको जो इंस्ट्रक्शन थे उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आप एक वर्ड को 2 बार रिपीट भी कर सकते हो। सो अगर आपने इसको नहीं देखा तो आपका एक आंसर रॉन्ग भी जा सकता है। सो 32 क्या है? ट्रेनिंग स्पेसिफिकली टेलर्ड। टेलर्ड का मतलब होता है उसके लिए कस्टमाइज करना, उसके लिए सिर्फ बनाना। सो एक ऐसी ट्रेनिंग जो सिर्फ एक ही कंपनी के लिए बनी हुई है, वो ज्यादा अच्छी है देन जेनेरिक ट्रेनिंग। जेनेरिक ट्रेनिंग का मीनिंग होता है जो जनरल सभी के लिए ट्रेनिंग हो, उससे अच्छी है कि हम सिर्फ कंपनी के लिए कस्टमाइज कर दे, कंपनी के लिए ही वो सिर्फ ट्रेनिंग बने। ये आंसर इसका आ रहा है सी, जेफ ब्लैकशॉ। अभी जेफ का नेम हमें मिल रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, और इसकी लोकेशन भी हमें यहीं से मिल रही है। फिर उन्होंने बोला यहाँ पर जेफ का नेम हमें मिल गया। जेफ ब्लैकशॉ ऑफर फ्री ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी वो दे रहा है
एडवाइस भी दे रहे हैं कंपनी को जिनको मोटिवेशन चाहिए, सेमिनार्स भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं डिजाइन्ड इन हाउस, वो सिर्फ उसी कंपनी के लिए बने हुए हैं। इन द बिलीफ, उनको ये लग रहा है कि जो कॉन्टेक्चुअलाइज्ड ट्रेनिंग है, जो उस सिचुएशन के ऊपर जो ट्रेनिंग उनको एप्रोप्रिएट लग रही है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। दैट मीन्स वो ट्रेनिंग जो सिर्फ उसी कंपनी के लिए बनी हुई है वो ज्यादा अच्छी है rather देन जेनेरिक ट्रेनिंग। सो ये जेफ ने बोला, हमारा आंसर आ गया जेफ वाला, विच इज सी। अभी 33rd क्वेश्चन क्या है, मॉडर्न मेथड, जो हमारे मॉडर्न मेथड है ट्रेनिंग के, ऑल दो वो अभी सिर्फ हम उसको कुछ ही लोग जो है उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन कैन ब्रिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुगेदर, लेकिन जो मॉडर्न मेथड है उससे हम अलग अलग लोगों को साथ में लेकर आ सकते हैं। इसका आंसर है ई। एलन किडमैन ने ये बोला था, अलग अलग लोगों को साथ में लेकर आने वाली बात। अभी एलन का नेम हमें मिल गया यहाँ से, अभी देखो मैंने भी उसको हाईलाइट किया हुआ है। सो एलन ने क्या बोला, एलन की बात ये देखो यहाँ से हो रही है। सो उन्होंने क्या बोला कि उनके पास सीरीज ऑफ सेमिनार्स हैं, राइट, और फिर उन्होंने बोला है कि उनके पास अलग अलग वर्कशॉप्स हैं, 8 वर्कशॉप्स हैं और एक्टिविटीज हैं। द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट, लेकिन प्रोजेक्ट का गोल है, ही सेज वॉज टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन, ताकि वो कम्युनिकेशन को और भी अच्छा कर ले, ये उसका मेन गोल है। एंड सपोर्ट विद इन एक्सट्रीमली डाइवर्स डिपार्टमेंट्स, और जो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जो सपोर्ट है वो उसको बिल्ड करना चाहते हैं। दैट मीन्स वो अलग अलग लोगों को इकट्ठे लेकर आना चाहते हैं। उन्होंने बोला ना 6 डिपार्टमेंट्स है और फिर वो रिस्पॉन्सिबल बन रहा है 200 स्टाफ मेंबर्स का। सो इसकी वजह से ही जो किडमैन है वो बोल रहे हैं कि हाँ हमारा गोल ही ये है। नो डाउट ये एक्सपेरिमेंटल है, नो डाउट अभी वो इसको पायलट ही कर रहे हैं, लेकिन ये काफी सक्सेसफुल हो सकता है। सो इसकी बात अलग अलग लोगों को 200 स्टाफ को साथ में लेकर आने की बात किसने बोली, किडमैन ने। सो किडमैन हमारा आंसर आ गया। आंसर फॉर दिस वन इज ई। लेट्स मूव टू 34 नंबर क्वेश्चन। सक्सेसफुल टीम रिलेशनशिप्स आर फॉर्म्ड इन पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, की सक्सेसफुल टीम तभी बनेगी जब पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट हो। और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट की बात सिर्फ जेफ ने की थी, ब्लैकशॉ ने। जेफ के पास हम जाएंगे, जेफ वाले पैराग्राफ में जेफ का नेम हमें यहाँ पर मिला था, और यहाँ पर उन्होंने अभी इन्वायरमेंट की भी बात की थी। उन्होंने बोला था कि जो बॉन्ड्स हैं, जो कनेक्शन है और जो एम्पैथी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम इसको इन बिटवीन अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर लेकर आएंगे तो वो बोल रहा है उससे टीम वर्क गुड होएगा, इसके साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट इंक्रीज होएगी, एनकरेजमेंट आएगी, हम एक्साइटमेंट शेयर कर सकते हैं, केयरिंग एंड सपोर्टिव वर्क प्लेस बनेगी। दैट मीन्स हेल्दी, दैट मीन्स पॉजिटिव वर्क प्लेस बनेगी, रैदर देन हम उनको बैड वे में ट्रीट करें। तो ये इसकी बात अगेन ब्लैकशॉ ने की, हमारा आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 35, लैक ऑफ क्लैरिटी एज टू व्हाट द टर्म टीम बिल्डिंग मीन्स, कि टीम बिल्डिंग का मीनिंग ही नहीं किसी को समझ आ रहा। अभी इसकी बात लुइस ने की थी, लुइस एडवर्ड्स ने। और टीम बिल्डिंग की जो बात है वो भी हमारे फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट हो रही थी, टीम बिल्डिंग की, सॉरी सेकंड पैराग्राफ से। यहाँ पर हमें लुइस का नेम मिला था, फिर उन्होंने डेफिनेशन की बात की। उन्होंने बोला डेफिनेशन बहुत ही कंफ्यूज्ड है, किसकी, टीम की और टीम बिल्डिंग की। सो इस पूरे पैराग्राफ में टीम बिल्डिंग की बात हुई और हमें नेम सिर्फ एक ही मिल रहा है, विच इज एडवर्ड और लुइस एडवर्ड। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया दैट वन, लुइस एडवर्ड्स। Yes, so answer is A for this one. Now let's move to the last 5 questions, remaining questions. हमारे पास 2 words की लिमिट है, हमने इसको 2 लिख दिया यहाँ पर। अभी हमारे पास questions क्या है, टीम बिल्डिंग को कैन बी कंसीडर टू हैव डैश क्लियर स्टेजेस, कि इसके कितने स्टेजेस हैं, हमने साफ साफ बताना कि इसके कितने स्टेजेस हैं। आंसर फॉर दिस वन इज 4। और इसकी लोकेशन हमें मिल रही है ये वाले पैराग्राफ में। क्यों, क्योंकि इस पैराग्राफ में उन्होंने हमें प्रॉपर जो स्टेप्स थे वो बताए हुए थे। पहले उन्होंने स्टेप्स स्टार्ट किए थे, फिर उन्होंने बोला था दिस इज फॉलोड, ये पूरे के पूरे गोल्स तो हम कवर करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, 4 स्टेज है। फाइनल स्टेजेस कितने, फाइनल मतलब टोटल कितने स्टेजेस है, 4। सो उन्होंने हमसे पूछा कि कितने स्टेप्स है इसके, आंसर आ गया 4। Initially, it is essential to be clear as to the dash of entire team and company, कि पूरी टीम और कंपनी में कोई चीज क्लियरली हमें पता होनी चाहिए। वो क्या चीज पता होनी चाहिए, आंसर इज कलेक्टिव गोल्स। गोल्स पता होने चाहिए कि टीम की और हमारी जो कंपनी है उसके क्या है। सो यहाँ पर उन्होंने बोला था क्लैरिटी होनी चाहिए, सो क्लियरली पता होना चाहिए। सो हमें क्लियरली क्या पता होना चाहिए, सबसे फर्स्ट स्टेज में है क्लैरिफिकेशन ऑफ कलेक्टिव गोल्स, की गोल्स क्या है हमारे कलेक्टिवली, उसकी क्लैरिटी, उसको क्लियरली पता होना चाहिए। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कलेक्टिव
गोल्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। उन्होंने बोला फिर रुकावटें, बैरियर्स, बैरियर जो हमें टीम को रोकेंगी, प्रिवेंट करेंगी ताकि वो अपने एम्स को अचीव ना कर पाए, उन बैरियर्स को क्या बोलते हैं? आर आइडेंटिफाइड एज, उनको क्या बोल सकते हैं? आंसर फॉर दिस वन इज इनहिबिटर्स। उनको इनहिबिटर्स बोलते हैं, रोकने वाली चीजें बोलते हैं। अभी यहाँ पर उन्होंने बोला है दिस लीड्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनहिबिटर्स, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या आइडेंटिफाई किया हमने? इनहिबिटर्स को आइडेंटिफाई किया जो रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं अचीवमेंट को हमारे गोल्स की। उन्होंने बोला अगर हम गोल्स को अचीव नहीं कर पाए तो उसको क्या बोलेंगे? आंसर इज इनहिबिटर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और उसको हम फिर एड्रेस भी करते हैं, दैट मीन सॉल्व भी करते हैं इनेबलर्स को यूज कर कर। हेयर द यूज ऑफ डैश कैन बी यूज टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। अगर हमने अच्छी कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनानी है तो हम किसी चीज को यूज कर सकते हैं। आंसर इज ह्यूमर, हम उसको ह्यूमर को यूज कर सकते हैं। और इसकी लोकेशन हमें यहाँ पर मिल रही है। उन्होंने स्टेज 2 और 3 की बात की, बैरियर्स की भी बात कर दी, पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स मतलब इनेबलर्स की भी बात कर दी, फिर एडवर्ड की बात हुई है। उसको लग रहा है यूज ऑफ ह्यूमर की, जो हम ह्यूमर को यूज करेंगे वो क्या है? गोज अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स रिलेशनशिप बिल्डिंग। उससे हम क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि किसको यूज कर कर? ह्यूमर को। सो ह्यूमर हमारा आ गया आंसर फॉर द 39th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, फाइनली क्या होएगा? सक्सेस कैन बी क्वांटिफाइड, सक्सेस को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, दैट मीन्स नाप सकते हैं। एंड कॉन्टिन्यूअली डैश, और हम फिर उनको कॉन्टिन्यूअसली कुछ कर सकते हैं। आंसर इज मॉनिटर, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अभी लास्ट स्टेज की बात है, ठीक है। फिर अभी उन्होंने यहाँ पर हमें फाइनल स्टेज की बात की थी, दैट मीन्स लास्ट स्टेज था वेयर आउटकम्स आर मेजर्ड। मेजर्ड मतलब तोलना, मेजर्स मतलब क्वांटिफाई करना, क्वांटिटी मतलब मेजरमेंट। सो मेजर हमें पहले से वर्ड गिवन था। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, उस टाइम के बाद फिर उसको हम क्या करते हैं? मॉनिटर करते, दैट मीन्स उस पॉइंट के बाद फिर लगातार कॉन्टिन्यूअसली उसको मॉनिटर किया जाता है। सो हमारा 40th का आंसर आ गया मॉनिटर। सो दिस इज द एंड ऑफ योर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन। जैसे मैंने आपको अकेला अकेला कीवर्ड फाइंड आउट कर कर आपकी पैसेज में से हमने कीवर्ड फाइंड आउट किया, क्वेश्चंस में से कीवर्ड फाइंड आउट किया, जैसे मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया, प्लीज आप भी ट्राई करें कि सेम वे में ही अपनी रीडिंग सॉल्व करें। कुछ कॉमन से वर्ड्स हमारे रीडिंग में होते हैं जिसका मीनिंग हमें कभी कभी नहीं पता होता। तो आप ट्राई करो जितने भी आप रीडिंग सॉल्व करते हैं उसके लास्ट के जो वर्ड मीनिंग्स हैं, जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं उनको जरूर मेंशन किए। आप ट्रांसलेशन के ऊपर फोकस करिए, ताकि क्योंकि ट्रांसलेशन ही हमारी अगर वीक होती है तो हम अपने आंसर्स को इजीली नहीं फाइंड आउट कर पाते। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। Also do comment below if you have any doubt or anything like that. Even if you like this video, please comment down some good words and subscribe to our channel. Thank you everyone once again.